हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज अकाउंट्स के अंदर वन शॉट रिवीजन करेंगे हम इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। आप मेरे साथ इस चैप्टर की पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज अ डिबेंचर? डिबेंचर क्या होता है? तो डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच एक्नॉलेजेस अ डेट and it contains a provision regarding the repayment of principal and payment of interest at a fixed rate. डिवेंचर जस्ट लाइक अ शेयर एक तरह का सर्टिफिकेट है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। पर शेयर एक मालिक होने का सर्टिफिकेट होता है, एक ओनर होने का सर्टिफिकेट होता है। जो भी व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का ओनर होता है, मालिक होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो डिबेंचर रखता है, कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस कंपनी के चलाने के लिए पैसे देता है कंपनी को, वो डिबेंचर होल्डर होता है। और बीइंग अ डिबेंचर होल्डर वो एक तरह का लेंडर होता है। तो मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और इस एबीसी लिमिटेड को कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, इस कंपनी को पैसे चाहिए। अब अगर ये किसी व्यक्ति मिस्टर ए को ये बोले कि मिस्टर ए तू मुझे पैसे तो दे दे और इसके बदले हम तुझे शेयर देते हैं, हम इसके बदले तुझे एक शेयर देते हैं, तो ये जो मिस्टर ए है ये बन जाएगा कंपनी का शेयर धारक, शेयर होल्डर। एंड बीइंग अ शेयर होल्डर ये कंपनी का मालिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं और इस मिस्टर ए के पास 50 शेयर्स हैं आउट ऑफ दैट 100, तो इसका मतलब ये जो मिस्टर ए है ये कंपनी का 50% मालिक है, कंपनी आधी इसकी हो जाएगी। तो ये तो शेयर है चैप्टर, यानी कि ये शेयर होल्डर है। लेकिन अगर कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती और कंपनी ये चाहती है कि ये जो मिस्टर ए है ये अपने पैसे तो दे दे हमको, यानी कि हमें पैसा, काम करने के लिए जो पैसा चाहिए वो मिस्टर ए तो दे दे, लेकिन मिस्टर ए को हम ये पैसे वापस चुका भी देंगे। यानी कि हम चाहते हैं कि जो पैसे मिस्टर ए से कंपनी को मिले वो एक तरह से लोन हो, अनलाइक शेयर जो कि एक कैपिटल था। तो बात तो सिंपल सी है कि यही मिस्टर ए जब कंपनी को कैपिटल देता है, शेयर के बदले पैसे देता है, तो वो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल होता है, वो कंपनी की पूंजी बन जाती है और कंपनी ने उसको वापस नहीं करना है और ए कंपनी का मालिक बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है, ओनर बन जाता है। लेकिन यही मिस्टर ए अगर कंपनी को वही पैसे दे, है ना, लेकिन ये कंडीशन हो कि ये कंपनी इस मिस्टर ए के पैसे वापस भी करेगी, यानी कि इस मिस्टर ए को पैसे वापस भी कर दिए जाएंगे, तो फिर मिस्टर ए एक तरह का लेंडर है, मालिक नहीं है। फिर मिस्टर ए एक तरह का कंपनी के लिए लेंडर है, पैसे देने वाला है, उधार के पैसे देने वाला है। तो डिबेंचर होल्डर बन जाएगा मिस्टर ए। ठीक है, अब ये डिबेंचर होल्डर की राइट क्या है? इसकी डिबेंचर होल्डर की दो बेसिक राइट है। एक, जो पैसा मिस्टर ए ने कंपनी को दिया है वो उधार का पैसा है, वो कंपनी मिस्टर ए को वापस करेगी पैसे। तो पहली राइट क्या है? टू रिसीव दैट मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, ये है बेसिक राइट पहली। और दूसरी, क्योंकि ये पैसा लोन का है तो कंपनी टाइम टू टाइम इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी मिस्टर ए को। ठीक है, सो एज अ डिबेंचर होल्डर और एज अ लेंडर ऑफ द कंपनी ए के पास दो राइट आती हैं। एक, वो पैसा वापस भी लेगा, और दूसरा, उस पैसे के ऊपर समय समय पर इंटरेस्ट की मांग भी करेगा और कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करती है? जब ये कंपनी ए से पैसे लेती है, डिबेंचर होल्डर से पैसे लेती है, तो ये कंपनी इस मिस्टर ए को एक कागज देती है, एक सर्टिफिकेट देती है, और वो सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट या एक डिबेंचर। तो जैसे शेयर होल्डर से जब पैसे लिए जाते हैं शेयर कैपिटल के, तो कंपनी मिस्टर ए को
शेयर सर्टिफिकेट देती है। अगेन शेयर सर्टिफिकेट भी एक तरह का कागज होता है, आने वाले चैप्टर में हम इसको भी रिवाइज करेंगे फुल डिटेल में, पर आज जो हमारा विषय है वो केवल डिबेंचर से रिलेटेड है। तो डिबेंचर क्या बना? डिबेंचर एक लोन लेने का तरीका बना कंपनी के लिए, ठीक है। और फिर कंपनी टाइम टू टाइम इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करती रहेगी, जिसका रेट फिक्स्ड होता है, जिसका पहले से ही रेट तय होता है। और कंपनी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये पैसे की वापसी भी कर देगी, ये पैसे रीपे भी कर देगी। तो दो बातें हमें यहाँ पर समझ आ गई हैं कि एक व्यक्ति जो कंपनी को लोन दे, जिसके बदले कंपनी इस व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दे और उस सर्टिफिकेट का नाम डिबेंचर रख दे, तो ये व्यक्ति डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, ठीक है, एक तरह का लोन देने वाला बन जाएगा। और इस डिबेंचर होल्डर की दो बेसिक फंडामेंटल राइट है, एक टू रिसीव इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। ये जो डिबेंचर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी इस डिबेंचर होल्डर को, उसका रेट पहले से ही तय होता है। यानी कि जब कंपनी इस विजिटर ए से पैसे लेगी, बोरो करेगी ऑन डिबेंचर, तो इसको पहले से ही बता देगी कि भैया तेरे को हम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे हर साल का, और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे देंगे। यानी कि क्या मंथली इंटरेस्ट पे करेंगे, क्या क्वार्टरली पे करेंगे, हाफ ईयरली पे करेंगे, या एक बार साल में एनुअली पे करेंगे। एक तो ये फंडामेंटल इसकी राइट हो गई। दूसरी इसकी फंडामेंटल बेसिक राइट होगी टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर अमाउंट। यानी कि जो पैसा उसने कंपनी को लोन के तौर पर दिया है, उस पैसे की वापसी भी उसको लेनी है। और कब मिलेंगे ये पैसे वापस, ये भी पहले से ही तय हो जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति से जब कंपनी लोन डिबेंचर का पैसा लेगी, तो इसको कितना इंटरेस्ट देगी, कब कब देगी, ये भी तय हो जाएगा। और दूसरा, इस व्यक्ति को पैसे इसके वापस कब मिलेंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, तो ये भी इसका तय हो जाएगा, ठीक है। तो मोटे तौर पर आपको समझ आया कि जो डिबेंचर है वो एक तरह का लोन है, ठीक है। अच्छा, अब डिबेंचर के केस में हमें कुछ जर्नल एंट्रीज समझनी है, और वो हम केस टू केस एक एक करके समझना शुरू करते हैं, ठीक। पहला, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर कैसे इशू करेगी? क्या कंपनी कैश के बदले डिबेंचर इशू करती है? तो यस। तो कंपनी जब ये डिबेंचर इशू करेगी तो कंपनी के पास कैश आएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये सारा का सारा चैप्टर समझाने वाला हूं। सो लेट्स से द कंपनी वांट्स टू इशू डिबेंचर्स अगेंस्ट कैश, यानी कि कंपनी डिबेंचर देगी और कंपनी को कैश मिलेगा। अब पहला केस ये बनता है कि कंपनी लमसम मेथड के थ्रू डिबेंचर इशू करती है। लमसम मेथड का मतलब है कंपनी जितने डिबेंचर देने वाली है, उसके सारे के सारे पैसे कंपनी को वन गो में मिल जाएंगे, इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है यहां पर। कहता है एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1000 डिबेंचर 10% वाले, ये 10% क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इस डिबेंचर पे जो डिबेंचर होल्डर होगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा साल का, 10% अपने डिबेंचर अमाउंट पे। डिबेंचर है कितने का, एक 10 रुपए का। यानी कि एक डिबेंचर है जिसकी कीमत कितनी है, 10 रुपए, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अगर मैं 10 रुपए कंपनी को दूंगा तो कंपनी मुझे एक सर्टिफिकेट दे देगी, जिस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा होगा कि ये सर्टिफिकेट कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। और क्योंकि ये मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है और ये डिबेंचर है, तो मैं कौन बन जाऊंगा, डिबेंचर होल्डर। अब मेरी एक राइट है, राइट ये है कि कंपनी से मैंने 10% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट रिसीव करना है। अब ये कंपनी इंटरेस्ट मुझे महीने टू महीने दे दे या साल में एक बार दे, ये तय होगा जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। और कुछ सालों के बाद ये कंपनी को मैं वापस दूंगा डिबेंचर सर्टिफिकेट, और कंपनी मुझे वापस पैसे रीपे कर देगी। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल जो इसका पर्पस है डिबेंचर का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 1000 डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर यानी कि कितने कागज कंपनी इशू करने वाली है, 1000। हर कागज कितने का है, 10 रुपए का। और ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड ऑन
एप्लीकेशन की स्टेजेस तो आपको पता होंगी, जिस बच्चे ने चैप्टर किया है शेयर वाला तो उसको पता है कि जब एक शेयर इशू करते हैं तो उसकी कुछ स्टेजेस हो सकती हैं। मोटे तौर पर पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन, दूसरी स्टेज होती है अलॉटमेंट और उसके बाद होती है कॉल्स। अब कितनी कॉल्स होंगी वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो यहां पर बोला गया है कि कंपनी ने 1000 डिबेंचर 10-10 रुपए वाले इशू किए लोगों को और उनसे पैसा उठाया है, और ये पैसा सारा का सारा लमसम में आया है, एक ही बारी में आया है। तो हम एंट्रीज क्या करेंगे, जब हमारे पास पैसा आएगा, हम हैं कंपनी, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1000 गुना 10 रुपए ईच। हम कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 1000। हर डिबेंचर कितने का है? 10 रुपए का। तो कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आएगा? 1000 इंटू 10, यानी कि टोटल पैसा आएगा कंपनी के पास 10,000। टू क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो पहली एंट्री हुई जब कंपनी के पास पैसा रिसीव हुआ। उसके बाद कंपनी एक एंट्री और डालेगी और ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की स्टेज है इसको कैंसिल कर देगी, बंद कर देगी, और ये डिबेंचर सर्टिफिकेट सारे डिबेंचर धारकों को, डिबेंचर होल्डर को इशू कर देगी, यानी कि अलॉटमेंट कर देगी। तो एंट्री बनेगी, इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। टू क्या करेंगे? टू करेंगे जो ये डिबेंचर का नाम है, यहां देखना बड़े ध्यान से, डिबेंचर का नाम होता है ये। तो हम एंट्री में लिखेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10,000। खत्म। बस ये दो एंट्री हम पास करेंगे जब कंपनी के पास डिबेंचर के थ्रू पैसे रिसीव होंगे। एंट्री बनेगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, जब पैसा रिसीव किया, और जब डिबेंचर अलॉट कर दी तो एंट्री बनी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट को क्लोज कर दिया, टू डिबेंचर। नेट एंट्री देखो क्या बनी, ये अकाउंट तो बंद ही हो गया ना, क्लोज हो गया ये वाला अकाउंट। तो नेट एंट्री क्या बनी? नेट एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नेट एंट्री तो यही बनेगी, बट आप दो हिस्सों में इसको तोड़ दोगे। ये तब करना जब सारा का सारा पैसा लमसम में एक ही बारी में आ गया और डिबेंचर इशू हुआ एट पार। एट पार का मतलब क्या है? 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए में जब इशू करते हो तो ये एट पार इशू होता है। अच्छा, क्या कंपनी प्रीमियम पे भी डिबेंचर इशू कर सकती है? बिल्कुल। 10 रुपए का डिबेंचर अगर आप महंगा दे दोगे अपने डिबेंचर होल्डर को तो वो बन जाएगा डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो यहाँ क्या लिखा है? अगेन सेम क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड ने 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10% वाले डिबेंचर हैं। डिबेंचर है तो एक 10 रुपए का, लेकिन इशू किया गया है 10% प्रीमियम पर, 10% महंगा। तो 10 रुपए का डिबेंचर अगर 10% महंगा दिया तो कितने का दिया? 10 रुपए का डिबेंचर 11 रुपए में दिया, ठीक है ना। 10% प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ये किस पे कैलकुलेट होता है? 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो ये होता है 10% ऑफ फेस वैल्यू। आई एम एज्यूमिंग आप बच्चों को फेस वैल्यू क्या होती है ये पता है, इशू प्राइस क्या होता है ये पता है, प्रीमियम और डिस्काउंट में आपको समझा रहा हूं। तो जब एक कागज जिस पे 10 रुपए लिखा है वो उसकी फेस वैल्यू है। अब जरूरी नहीं है वो 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए में इशू हो। वो 10 रुपए का डिबेंचर कभी कभी, वो जो 10 रुपए का डिबेंचर है वो कभी कभी तो 10 में ही इशू हो जाता है, कभी कभी वो महंगा इशू होता है, यानी कि 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, और कभी कभी सस्ता इशू किया जाता है 9 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए। इसको बोलते हैं इशू एट पार। 10 की चीज जब 10 में दे रहे हो तो 10 की चीज 10 में देना मतलब फेस वैल्यू पे, पार वैल्यू पे इशू कर रहे हो। इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, महंगा इशू कर रहे हो। और इसको बोलते हैं जब सस्ता इशू करते हैं फेस वैल्यू से तो इसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, अब हमारे केस पे हम वापस आते हैं। एंट्री पास करनी है हमको। क्वेश्चन हमें कह रहा है 1000 डिबेंचर इशू किया आपने, 10 रुपए का डिबेंचर 11 रुपए में, एंड सारा का सारा पैसा आपको कब मिला है?
एक ही बारी में इकट्ठा मिल गया है। तो एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी जब पैसा रिसीव करोगे। अब पैसा कितना आएगा? लिखो, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 1000 तो डिवेंचर है, 1000 लोग पैसा देंगे, इनटू हर व्यक्ति कितने रुपए देगा? 11 रुपए देगा। तो टोटल कितना पैसा आ जाएगा? 11,000। ये आपने रिसीव कर लिया बैंक में। एंट्री क्या पास करोगे? 2। पैसा किस चीज का है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये सारा पैसा अभी आपको डिवेंचर की एप्लीकेशन के लिए आया है, अभी अलॉट नहीं किया है। सेकंड, जब ये सारे के सारे डिवेंचर होल्डर्स को आप डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दोगे, सबको बोलोगे तुम डिवेंचर होल्डर बन गए हो, तब आप क्या करोगे? ये वाला अकाउंट क्लोज कर दोगे। अब क्लोज करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आप कर दोगे डेबिट, यानी कि इस अमाउंट से इसको आप क्लोज कर दोगे 11,000। 2, ध्यान से देखना यहाँ पर एंट्री क्या होने वाली है? 2। अब क्या ये 11 के 11,000 हमारे डिवेंचर के पैसे हैं? नहीं, इस 11 रुपए में, ये जो 11 रुपए हमारे पास आए हैं, इसमें से 10 रुपए तो हमारे पास वो सर्टिफिकेट के आए हैं, यानी कि डिवेंचर के पैसे इसमें केवल 10 रुपए हैं। और जो 1 रुपया हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपया लिया है, वो प्रीमियम का पैसा है, वो डिवेंचर सर्टिफिकेट का पैसा नहीं है, वो प्रीमियम का पैसा है। तो हम क्या लिखेंगे एंट्री? हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,000 टू जो डिवेंचर है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर का पैसा तो इसमें से केवल 10 रुपए है प्रति डिवेंचर, यानी कि 1000 इंटू 10। और जो बाकी के पैसे हैं वो चले जाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1000 गुना 1। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या सिंपली आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी बोल सकते हो, कुछ भी गलत इसमें नहीं है। तो आपको समझ आया कि जब प्रीमियम का पैसा एक्स्ट्रा आएगा आपके पास, तो वो पैसा आप डिबेंचर में ना डाल के वो पैसा आप प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ठीक है, डिबेंचर में तो उतना ही पैसा जा सकता है जितना उसकी फेस वैल्यू है, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर? सर अगर हम डिबेंचर को सस्ते में इशू कर दें तो क्या होगा? तो देखो, अगर कंपनी 10 रुपए का डिबेंचर 10% की छूट पे दे दे, 10% की डिस्काउंट पे दे दे, अगेन ये 10% किस पे कैलकुलेट करोगे? इसके ऊपर 10% ऑफ 10 इज 1 रुपए। 1 रुपए कंपनी ये डिबेंचर सस्ता दे रही है, इसका मतलब 10 रुपए का डिबेंचर 9 रुपए में इशू किया जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा? अब पैसे कम मिलेंगे हमारे पास, तो एंट्री बनेगी, पहली एंट्री जब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर इनटू हर डिबेंचर के बदले हम उसको क्या बोल रहे हैं? पैसे कितने दे? 9 रुपए दे, तो हमारे पास 9 रुपए आएंगे, विच इज 9000। और ये पैसे किस चीज के हैं? अभी तो सर ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के हैं, अभी कौन सा हमने इनको सर्टिफिकेट दे दिए? अभी नहीं दिए। ठीक है, सेकंड, जब हम इनको फोन करेंगे, जब हम इनको लेटर भेजेंगे कि ठीक है जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया और आपके पैसे हमारे पास रिसीव हो गए हैं, तब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और हम इनको बना देंगे अपना डिबेंचर होल्डर। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9000 टू, बड़े ध्यान से, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर में कितने डालने हैं आपको? आप तो हर बंदे को कितने रुपए दे रहे हो? हर बंदे को कितने रुपए का सर्टिफिकेट दे रहे हो? आप बोल रहे हो सर्टिफिकेट तो 10 रुपए का है, और कितने सर्टिफिकेट देने हैं आपको? 1000 सर्टिफिकेट। तो पैसे तो आप इनके पैसों के अगेंस्ट सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो 10,000 रुपए का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो आप, 1000 सर्टिफिकेट ऑफ ₹10 ईच। पैसे आए 9000, सर्टिफिकेट इशू कर दिए 10,000 के, तो 1000 का आपको क्या हुआ? 1000 आपको नुकसान हुआ, या फिर आपने 1000 रुपए की डिस्काउंट इशू कर दिया। तो इस एंट्री को सेटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस एंट्री के बीच में
डेबिट पे 1000 रुपये लिखने पड़ेंगे, और वो 1000 रुपये जो होंगे वो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। तो वो 1000 रुपये का जो डिस्काउंट है उसको हम कैसे लिखेंगे एंट्री के अंदर, हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 1000। ठीक है ना, ये डिवेंचर हमारे का कितने पे इशू हुआ है, ये डिवेंचर हमारा 10 रुपये का 9 में इशू हुआ था, तो 1 रुपये की छूट हमने जो दी है वो हमारे लिए खर्चा है, लॉस है, नुकसान है, हम बियर कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ इशूइंग द डिवेंचर। तो वो जो डिवेंचर का 1 रुपये का हमारा लॉस है या हमारा नुकसान है या हमारी कॉस्ट ऑफ इशू है, उसको हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में डेबिट कर देंगे, तभी तो एंट्री मैच करेगी। 9000 रुपये हमारे पास आए, 1000 रुपये हमने छोड़ दिए, तो टोटल हमने 10,000 रुपये के डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो डिवेंचर 10 का 10 में देंगे, 10 का 9 में भी दे सकते हैं और 10 का 11 में भी दे सकते हैं। ठीक, इशू एट डिस्काउंट, पार, प्रीमियम, तीनों केसेस आपको समझ आ गए हैं। आगे चलते हैं। अभी तो हमने ये किया कि डिवेंचर हमारा 10 का था और हमने सारे के सारे पैसे इकट्ठे ले लिए लमसम में। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम टुकड़ों टुकड़ों में पैसे ले, किश्तों में ले। तो हम स्टेजेस में जब पैसे लेंगे, एक के बाद एक के बाद एक पैसे मंगाएंगे, तो हम उसको बोलते हैं डिवेंचर इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं। बिल्कुल जैसे शेयर चैप्टर आप लोगों ने किया है वैसा ही है ये। कंपनी कह रही है कि 1000 डिवेंचर इशू करना चाहते हैं हम, 10 रुपये का डिवेंचर है, लेकिन सारे पैसे इकट्ठे नहीं लेने हैं, पैसे तोड़ तोड़ के किश्तों में, टुकड़ों में लेने हैं कंपनी ने। कैसे लेगी कंपनी? कंपनी कह रही है 10 रुपये का डिवेंचर मेरे से 10 में ले लो, लेकिन पैसे मुझे 2 रुपये भेजना एप्लीकेशन पर, 4 रुपये भेजना अलॉटमेंट में, और जो बच गए पैसे, कितने बच गए, 10 में से 6 तो ले लिए कंपनी ने, जो बचे हुए पैसे हैं 4 रुपये, वो हमें आखिरी और पहली कॉल पर देना, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल, एक ही कॉल है, पहली और आखिरी, उस पे हमारे को ये 4 रुपये दे देना। तो कंपनी कितनी स्टेजेस में पैसे मंगा रही है, ये 10 रुपये मंगा रही है, लेकिन तोड़ तोड़ के 3 स्टेजेस में। याद रखना, हर स्टेज की 2 एंट्री होती हैं, हर स्टेज की 2-2 एंट्रियां होती हैं। तो यहां पर कितनी स्टेज नजर आ रही है आपको, यहां पर आपको 3 स्टेज नजर आ रही हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। तो इन ऑल टोटल कितनी एंट्रियां हो जाएंगी, 6 एंट्रियां। सर कैसे एंट्रियां होंगी बताना। लो जी, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 डिवेंचर्स हैं और हमें 2-2 रुपये हर डिवेंचर के रिसीव होंगे, इंटू 2, तो टोटल कितने पैसे आ जाएंगे, 2000। और कौन सी स्टेज के पैसे हैं ये, सर एप्लीकेशन के, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर अलॉटमेंट मत लिखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं है, यहां पर एप्लीकेशन की स्टेज अलग है, अलॉटमेंट की स्टेज अलग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस डिवेंचर एप्लीकेशन को बंद कर देंगे जब हम इन सभी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000, ये बंद कर देंगे। और कहाँ डाल देंगे इसको हम डाल देंगे डिवेंचर के अकाउंट में। डिवेंचर के अकाउंट का नाम जो है उसमें डालेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट। 10% डिवेंचर इज डिफरेंट फ्रॉम 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर इज डिफरेंट फ्रॉम 8% डिवेंचर। तो ये होता है डिवेंचर का नाम। ठीक है, अगर 10% डिवेंचर इशू किए हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डिवेंचर इशू किए हैं, तो यहां पर 10% लिखा जाएगा। अगर ये 12% वाले होते तो नाम बदल के यहां पर लिख देते 12% डिवेंचर, ये नाम है इसका डिवेंचर का। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री हो गई, अब मतलब थर्ड एंट्री हम करेंगे। अब जब इन सभी डिवेंचर होल्डर्स को हमने डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करने हैं, अलॉट करने हैं, तब हम इनसे अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे और हम बोलेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
1000 डिवेंचर पे ये 4 रुपये हमने मांगने हैं, यानी कि टोटल हम 4000 रुपये मांगेंगे। और किस चीज़ के मांगेंगे? ये मांगेंगे हम 10% डिवेंचर के। तो एंट्री क्या बनी? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। फिर सभी लोग ये डिवेंचर अलॉटमेंट के पैसे हमारे को भेजेंगे, ये पैसे हम रिसीव करेंगे, हमको मिलेंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 4000, ये टोटल 4000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। टू, और हम ये डिवेंचर अलॉटमेंट की स्टेज को क्लोज कर देंगे। एंट्री बनेगी टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, उसके बाद हमारी फिफ्थ एंट्री क्या होगी? हमारी फिफ्थ एंट्री होगी जब हम इनसे कॉल के पैसे मांगेंगे। हमने इनसे कॉल के पैसे कितने मांगने हैं? 4 रुपये 1000 डिवेंचर्स पे। तो इनसे कॉल के पैसे मांगो। एंट्री बनेगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हर डिवेंचर पर 4 रुपये मांगेंगे तो टोटल 4000 रुपये हम कॉल करेंगे, मांगेंगे, मंगवाएंगे। और किस चीज़ के मांग रहे हैं? 10% डिवेंचर के पैसे मांग रहे हैं। ठीक है ना? क्या हमारे को ये पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल। सिक्स्थ एंट्री में ये सारे के सारे पैसे हम रिसीव कर लेंगे। जब रिसीव करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। बैंक डेबिट 4000 टू, ये आ गए हमारे पास डिवेंचर की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे। टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4000। ठीक है, खत्म। तो ये हमारी कुल मिला के 6 एंट्रियां हैं, 3 स्टेजेस की हैं, हर स्टेज की 2-2 एंट्री। ये देखो, ये पहली स्टेज की 2 एंट्रीज, फिर ये अगली स्टेज की 2 एंट्रीज, और फिर ये अगली स्टेज की 2 एंट्रीज। एवरी स्टेज हैज 2 एंट्रीज। ओके, चलो, ये तो हमने किया जब हमने डिवेंचर इशू किया था 10 का 10 में। अगर हम डिवेंचर इशू कर दें प्रीमियम पे, देखो 10 रुपये वाला डिवेंचर अगर हम महंगा प्रीमियम पे इशू करें तो क्या होगा, और किस्तों में मंगाएं तो कैसे मंगाएंगे? अब देखो, सबसे पहले 10 रुपये का डिवेंचर हम कितने में दे रहे हैं? 10% महंगा, यानी कि 11 में दे रहे हैं। इशू प्राइस है 11, और ये 11 रुपये हम कैसे मांगेंगे उसकी हम स्टेज लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं 2 रुपये मांगना एप्लीकेशन पे। ओके, तो 11 में से 2 रुपये तो एप्लीकेशन के हैं। फिर कहता है 5 रुपये मांगना अलॉटमेंट के इंक्लूडिंग प्रीमियम। कहता है 5 रुपये आप मांगना अलॉटमेंट की स्टेज पर, जब आप इनको डिवेंचर अलॉट करोगे ना, तब आप इनसे 5 रुपये मांगना, और ये 5 रुपये के अंदर ही 1 रुपये का प्रीमियम है। तो इसका मतलब ये 4+1 है, 4+1 रुपये का प्रीमियम है। अब बैलेंस कहता है आखिरी कॉल पे मांग लेना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बचे कितने रुपए? 11 में से 2 हटे, 9 बचे। 9 में से 5 और मंगा लिए, 4 रह गए। तो इसका मतलब आखिरी कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपये मांगने हैं। स्टेजेस डिफाइन हो गई। तो ऐसा सा एक फ्लो चार्ट सा बना लिया करो जिसमें आपको स्टेजेस डिफाइन हो जाए। उसके बाद कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो आप? 1000। ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, है ना? तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? पहले हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। हर डिवेंचर पर ये 2 रुपये आएंगे। टोटल कितने आ जाएंगे? 2000। और ये कौन सी स्टेज है सर? एप्लीकेशन की स्टेज है। तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये स्टेज को क्लोज कर देंगे। जब हम एप्लीकेशन वालों को, सभी अप्लाइड लोगों को हम अलॉट कर देंगे ना डिवेंचर, तो ये पैसा हम डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन बंद कर देंगे 2000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बस डिवेंचर के आगे कैपिटल में लिखना, जैसे शेयर कैपिटल लिखते हो आप, है ना? वैसे डिवेंचर के आगे कैपिटल वर्ड नहीं होता, बिकॉज डिवेंचर इज नॉट अ कैपिटल, इट इज अ लोन। ठीक है, ओके, ये हो गई पहली स्टेज कंप्लीट। दूसरी स्टेज में क्या करना है हमको? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। तीसरी एंट्री, अब हम अलॉटमेंट के कितने रुपए मांगेंगे? अलॉटमेंट के 5 रुपए मांगेंगे प्रति डिवेंचर। तो हम लिखेंगे
डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। हम 1000 डिबेंचरों पे 5-5 रुपये मांगेंगे, तो टोटल हम कितने रुपए मांग लेंगे? 5000। पर क्या ये सारे के सारे डिबेंचर के पैसे हैं? नहीं सर, इसमें 4 रुपये डिबेंचर के हैं, 1 रुपया प्रीमियम का है। तो 10% डिबेंचर अकाउंट, हर डिबेंचर के केवल 4 रुपये हैं, 4000। और बाकी पैसा कौन सा है? बाकी पैसा तो प्रीमियम का है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR। आप SPR भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म में लिख के आना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1000 इंटू 1 होगी ना एंट्री, मैच 5 4 1। क्या ये पैसे सभी ने दिए? ये तो हमने मांगे हैं ना अभी, डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे भेजो, अब देंगे सारे, जब देंगे तो रिसीव कर लेना। बैंक डेबिट, टोटल 5000 रुपये आए, और किस चीज के पैसे आए? अलॉटमेंट के। तो 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट की स्टेज भी खत्म हो गई। अब क्या करोगे? अब आखिरी स्टेज जो कॉल की है, उसके 4-4 रुपये मांगोगे सभी से। तो इसको आगे ले जाते हैं। 5th एंट्री, अब आप सभी से 4 रुपये मांगोगे 1000 डिबेंचर पे। आप बोलोगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 1000 डिबेंचर पे 4-4 रुपये मांगेंगे, तो टोटल 4000 मांगेंगे। किस चीज के मांगेंगे? 10% डिबेंचर के पैसे मांग रहे हो। क्या ये पैसे भी आ गए? बिल्कुल, ये पैसे भी रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट 4000, 2 डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4000। तो कितनी स्टेजेस हो गई? 3 स्टेजेस। हर स्टेजेस की कितनी एंट्री? 2 एंट्री। इन ऑल टोटल 6 एंट्री, राइट। एक और स्टेज है हमारे, एक और क्वेश्चन है जिसमें हम एक नई चीज सीख रहे हैं। नहीं तो नहीं, हमने पीछे सीखी हुई है वही डिस्काउंट वाली, उसको फिर से करते हैं। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 1000 डिबेंचर इशू करना, लेकिन इस बार ट्विस्ट है, 10 रुपए का डिबेंचर सस्ता देना। 10 रुपए का डिबेंचर 10% सस्ता है, यानी कि 10 की चीज 9 में देना। 10 वाला डिबेंचर 9 में देना। और ये 9 रुपए इकट्ठे नहीं लेने हैं आपने, जैसे अनलाइक जो हमने स्टार्टिंग में किया। ये 9 रुपए भी आपको टुकड़ों में लेने हैं, किश्तों में लेने हैं। कैसे? कहते हैं 2 रुपए तो लेना एप्लीकेशन पर, तो सवाल हमें कह रहा है 2 रुपए तो एप्लीकेशन में ले लेना, 5 रुपए लेना अलॉटमेंट में, और जो बच गए पैसे 2 + 5 7, तो बचे कितने? 2 रुपए। वो 2 रुपए लेना आप फाइनल कॉल पे। हमने 9 रुपए लेने हैं ना, 2 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, और बैलेंस बचे हुए पैसे कॉल पे। अब ये जो डिस्काउंट हमने दिया 1 रुपए का, ये कौन सी स्टेज पर होता है? ये कभी अगर कुछ ना बताए सवाल, तो ये यहां पर होता है अलॉटमेंट की स्टेज पर। तो ये हम कैसे लिखेंगे? 6 - 1। हमें टोटल डिबेंचर के पैसे कितने मांगने थे? कायदे से तो 10 रुपए मांगने थे, पर क्योंकि हमने डिबेंचर सस्ते में दिया है, तो इसका मतलब हमने 1 रुपए की छूट दे दी। तो हमने मांगे कितने? 9 रुपए। अब ये जो स्टेज है अलॉटमेंट की, इस स्टेज पर हमने डिस्काउंट दिया है। अगर सवाल कुछ ना बताए तो, इफ नथिंग इज गिवन एज रिगार्ड टू डिस्काउंट, हमने कब ऑफर किया है, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन दी स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट को हम कैसे लिखेंगे? 6 - 1। जब प्रीमियम होता है, अगर 5 रुपए का प्रीमियम के साथ 5 रुपए होते, तो हम लिखते 4 + 1, 4 + 1। और अगर डिस्काउंट होता है तो हम लिखेंगे 5 रुपए को कैसे लिखेंगे? 6 - 1। मांगने तो 6 थे, पर उसमें से 1 का डिस्काउंट दे दिया। अब टोटल 1000 डिबेंचर हैं, सारे पैसे आ गए हैं, तो फटाफट से एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री बड़ी सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर पे टोटल 2 रुपए आए, तो टोटल 2000 रुपए रिसीव किए। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। सेकंड, ये एप्लीकेशन की स्टेज को बंद कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 2000, 2 10% डिबेंचर
अकाउंट, डिवेंचर में चले गए पैसे, पहली स्टेज खत्म। थर्ड एंट्री, अब हम ये 5 रुपए मांगेंगे सभी से, 5 रुपए, तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। आप कह रहे हो 1000 डिवेंचर्स पे 5-5 रुपए मांगो, ठीक, लेकिन डिवेंचर के पैसे बनते कितने थे मांगने वाले? 6। कायदे से तो 6 रुपए चाहिए थे हमारे को, तभी तो 10 बनेंगे ना, 2 6 2 10, लेकिन 10 में से 1 रुपए तो मांगना था नहीं, क्योंकि हमने 10 की चीज 9 में दी थी, तो 1 रुपए डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट को यहाँ पर डेबिट करके अपना नुकसान, अपना लॉस, अपना खर्चा बुक कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंट्री पूरी हो गई, 5000, 1000, 6000, ठीक है ना। फोर्थ, क्या सभी ने पैसे दे दिए? बिल्कुल, सारे पैसे आ गए हमारे पास, तो ये जो अलॉटमेंट है इसको रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट 5000। उसके बाद तो बहुत सिंपल सा है, अब हमने 2-2 रुपए मांगने हैं सभी से। फिफ्थ एंट्री में मांगो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, हर डिवेंचर पे 2 रुपए मांगेंगे, तो टोटल 2000 रुपए मांगेंगे टू 10% डिवेंचर्स। और क्या ये सारे पैसे डिवेंचर कॉल के आएंगे? बिल्कुल, बैंक डेबिट 2000 आ गए, किस चीज़ के आए हैं? कॉल के, टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है जी। तो आपको डिवेंचर इशू करना आ गया, चाहे डिवेंचर आपने पार पे इशू किया है, प्रीमियम पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, चाहे सारे पैसे इकट्ठे मांगे हैं, चाहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल करके मांगे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हमने अपना जो चैप्टर का रिवाइज कर लिया, वो है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। अब आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन फॉर कैश, यानी कि कई बार कंपनी डिवेंचर इशू तो करती है पर पैसा नहीं आता कंपनी के, बस कैश की फॉर्मेट में। तो होता क्या है कि कंपनी कैन इशू डिवेंचर्स और परचेज ऑफ एन एसेट, कंपनी किसी से कोई एसेट खरीदेगी और उसके पैसे नहीं चुकाएगी, उसको वो डिवेंचर होल्डर बना देगी और मान लेगी कि इस व्यक्ति ने उस एसेट को हमारे को लोन पे दिया है, तो वो लेंडर बना देगी उसको, और धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट दे दे के उस पैसे को सेटल भी कर देगी। ये होता है डिवेंचर को इशू करना अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट। चलो एक एंट्री के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एबीसी लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीनरी 1,20,000 रुपए की XYZ से। तो XYZ को हमने बोला एक मशीन दे दे हमारे को, कितने की? 1,20 की। बताओ जी एंट्री क्या बनेगी? परचेज ऑफ मशीन की एंट्री, पहली एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। हमारे पास 1,20,000 की मशीन आई और देने वाला XYZ हमारा क्रेडिटर बन गया। ये एंट्री हमने कब करी? परचेज ऑफ मशीनरी की एंट्री, ठीक है। अब हमने इस XYZ अपने क्रेडिटर को बोला, वेंडर को बोला कि तू एक काम कर, तू हमसे इसके बदले डिवेंचर ले ले। हमने तेरे 1,20,000 रुपए देने हैं, पर हम तेरे को इसके बदले एक डिवेंचर सर्टिफिकेट दे देते हैं और तू हमारा डिवेंचर होल्डर बन जा। अब हम क्या करेंगे? हम हर साल तेरे को 12% इंटरेस्ट देते रहेंगे तेरे इस पैसे के ऊपर, और 2, 3, 4, 5 साल के बाद हमारे पास वो डिवेंचर लेके आना, हम तुझे तेरे पैसे वापस कर देंगे। तो XYZ कहता ठीक है सर, आप हमारे को डिवेंचर इशू कर दो। तो हमने बोला वी आर इशूइंग 12% डिवेंचर्स ऑफ 10 रुपीज एट 10 रुपीज। तो हम तेरे को 1,20,000 के बदले 10-10 रुपए वाले डिवेंचर देंगे। तो कितने डिवेंचर दोगे? तो इसका एक फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी गिवन विल बी, हमने कितने डिवेंचर इसको देने हैं ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे, टोटल अमाउंट पेएबल, टोटल अमाउंट पेएबल, जो पैसे हमने इसको देने हैं, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1
डिबेंचर। हमने टोटल इसको पैसे जितने देने हैं उसको डिवाइड कर दो, एक डिबेंचर कितने में देंगे। तो बताओ, हमने टोटल पैसे इसके कितने देने हैं, हमने इसके पैसे देने हैं 1,20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय, हमने इसको क्या बोला, हमने बोला कि तेरे को हम एक डिबेंचर देंगे 10 रुपए का पार पे, 10 में। तो 10 में अगर एक डिबेंचर देंगे तो हम इसको कितने डिबेंचर देंगे, हम इसको देंगे 12,000 डिबेंचर, 12,000 डिबेंचर। तो हम इसको 12,000 कागज देंगे, हर कागज कितने का, 10 रुपए का। तो इसके पास टोटल वैल्यू ऑफ कागज या डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 1,20,000। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, हम इसको सेटल कर रहे हैं ना, तो क्रेडिटर को सेटल करने के लिए इसके अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, XYZ अकाउंट डेबिट, 1,20,000 अकाउंट हो गया क्लोज। 2, इसके बदले हमने इसको क्या दे दिया, डिबेंचर, और ये डिबेंचर है कितने वाला, 12% वाला है। ध्यान से देखो, ये 12% वाला डिबेंचर है, तो इसका नाम क्या है, 12% डिबेंचर अकाउंट 1,20,000। और हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली एंट्री की नरेशन लिखी, बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम XYZ वेंडर, मशीनरी खरीद ली। इसकी एंट्री बनेगी, नरेशन बनेगी, बीइंग 12,000, ये जो 12,000 डिबेंचर हैं, इशूड टू वेंडर एट पार अगेंस्ट पेमेंट ऑफ मशीनरी। हमने जो इसको पैसे दिए हैं, देने थे, हमने जो इसको पैसे देने थे उसके बदले हमने इसको डिबेंचर दे के ये अमाउंट सेटल कर दिया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि हम कितने डिबेंचर देंगे, ये कैसे कैलकुलेट होगा, हमने जितने पैसे देने हैं डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर हम कितने में इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। ये तो बात हुई जब हमने डिबेंचर पार पे दिया। यही क्वेश्चन में अगर हम डिबेंचर प्रीमियम पे दे दें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम, वी परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ 1,20,000 फ्रॉम XYZ। तो पहली एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू XYZ लिमिटेड 1,20,000। हमने बोला XYZ को कि हम तेरे को ये पैसे देंगे कैसे, वी वॉन्ट टू सेटल दिस अमाउंट बाई इशूइंग यू 12% वाला डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं तू ये पैसे हमसे कैश में मत ले, हम तेरे को अपना एक डिबेंचर जो 10 का है वो हम तेरे को 12 में दे देते हैं और हम तेरे को अपना डिबेंचर होल्डर बना लेते हैं। वो कहता ठीक है सर, लेकिन ये तो बताओ कितने डिबेंचर मिलेंगे। तो हमने उसको बोला नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू, कितने पैसे देने हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर कितने में दे रहे हो, 12 रुपए में। तो कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे, 10,000। हम इसको 10,000 डिबेंचर देंगे, डिबेंचर तो होंगे 10 रुपए वाला, डिबेंचर तो होगा एक 10 रुपए वाला, लेकिन 12 में दिया जाएगा। तो सर एंट्री बता दो क्या बनेगी, एंट्री बनेगी, हम इसको सेटल कर रहे हैं तो इसको करेंगे डेबिट, तभी तो बंद होगा अकाउंट, हो गया सेटल 1,20,000। 2, डिबेंचर कौन सा है, 12%, तो 12% वाला डिबेंचर अकाउंट, कितने डिबेंचर देंगे 10,000, और एक डिबेंचर है कितने का, 10 का, तो 10,000 इंटू 10। सर ये तो बना 1,00,000, पर आप तो इसको 1,20,000 के बदले दे रहे हो। तो हाँ, बाकी प्रीमियम भी तो है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 10,000 डिबेंचर पे 2 रुपए का प्रीमियम भी तो चार्ज किया है। आपने 10 रुपए का डिबेंचर 10 में थोड़ी दिया, 10 का डिबेंचर आपने 12 में दिया, तो प्रीमियम भी तो आएगा आपके पास, प्रीमियम भी तो एंट्री में एडजस्ट होगा। क्लियर है। यही चीज अगर हम इसको डिस्काउंट में देते तो क्या होता, तो क्वेश्चन सेम है, हमने मशीन खरीदी है, एंट्री बनेगी
मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू XYZ वेंडर अकाउंट 1,20,000। अब हमने इसको बोला कि एक काम करते हैं, हम तेरे को डिवेंचर देते हैं। कितने का? 10 रुपए वाला डिवेंचर, लेकिन तेरे को हम 20% सस्ता दे देंगे। तो बड़ा खुश हुआ वो। हमने उसको बोला 10 का डिवेंचर तेरे को 20% सस्ता देंगे, इसका मतलब 2 रुपए सस्ता देंगे, 8 में दे देंगे। तो तू लेना चाहेगा? तो उसने कहा हाँ सर, मेरे को डिवेंचर दे दो। कितने डिवेंचर दोगे? तो हमने बोला डिवेंचर टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कितना पैसा देना था इसको? 1,20,000। पर कितने रुपए में एक डिवेंचर दोगे? 8 में। तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आ जाएंगे? 15,000। यस, तो हम इसको टोटल डिवेंचर कितने देंगे? 15,000। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? इस अकाउंट को करेंगे क्लोज, यानी कि डेबिट। 1,20,000 टू 12% डिवेंचर नाम है इसका। कितने डिवेंचर दे रहे हैं? 15,000 डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने का है? 10 का। टोटल कितना हो गया ये? 1,50,000। हम डिवेंचर तो उसको 1,50,000 के पकड़ा रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट कर रहे हैं 1,20 की। इसका मतलब डिवेंचर सस्ते में दे रहे हैं। कितना सस्ता दे रहे हैं? 30,000 रुपए। ये 30,000 क्या आ गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है ना? तो हम इसको सस्ते में दे रहे हैं, तो ये आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस बनता है हमारे पास कि अगर हम किसी से किसी का बिजनेस खरीद लें, हम चलता चलाया किसी का बिजनेस खरीद लें और उस बिजनेस की सेटलमेंट हम डिवेंचर में करें, तो देखो इसकी एंट्री कैसे बनेगी। हम हैं ABC लिमिटेड एंड वी परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ XYZ फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 1,20,000 रुपए। हमने XYZ का बिजनेस खरीद लिया और उसके बदले हम उसको पैसे कितने देंगे? 1,20,000। इसका मतलब जो कुछ भी XYZ के पास था, ऑल दी एसेट्स, ऑल दी लाइबिलिटीज एक्वायर्ड बाय ABC लिमिटेड। ठीक है, इसके बदले हमने XYZ को दिया क्या? 1,20,000 रुपए। ये हमारा तय हुआ परचेज कंसिडरेशन। अब हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास XYZ के सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज आ गई। तो जब हम ABC XYZ का बिजनेस खरीदेंगे, बिजनेस परचेज करेंगे, तो XYZ के सारे एसेट्स भी हमारे हो जाएंगे और सारी लाइबिलिटीज भी हमें ही चुकानी पड़ेंगी। तो उसके सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज हमारी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये वो फ्री में थोड़ी करेगा, कोई भी अपना बिजनेस फ्री में थोड़ी देता किसी को। तो वो कहता कि मुझे इसके बदले आप 1,20,000 रुपए की PC दे देना। PC मतलब परचेज कंसिडरेशन दे देना, तभी तो बात बनेगी। तो हमने कहा ठीक है, एंट्री बताओ क्या बनेगी। एंट्री बनती है, सारी चीजें जो हमारे पास आ रही हैं एसेट्स, उसको डेबिट कर लो। हमारे पास डेटर आ गए, तो डेटर्स डेबिट 30,000 के। हमारे पास उसके डेटर्स आ गए, हमने रिसीव कर लिए। XYZ के पास कैश पड़ा था, वो भी अब हमारा हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। XYZ के पास एक बिल्डिंग थी, वो भी हमारी हो गई 50,000। ये सारे एसेट्स अब हमारे हैं। उसके पास एक मशीनरी पड़ी थी 20,000 की, वो भी अब हमारी हो गई। और उसके पास एक फर्नीचर पड़ा था 25,000 का, वो भी अब हमारी होगी। तो हमने क्या किया? ऑल एसेट्स परचेज्ड। जब हमने XYZ का बिजनेस खरीदा, तो उस बिजनेस में जो कुछ भी एसेट था वो सारा अब हमारा पास आ गया, हमारे हो गए वो सारे एसेट। तो डेटर, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर,
सब आ गए। लेकिन हमें उसके क्रेडिटर भी तो चुकाने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, सिर्फ एसेट्स ही थोड़ी हमारे होते हैं, उसकी लाइबिलिटियां भी हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, और लाइबिलिटी हमेशा होती है क्रेडिट। तो हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। अब ये जो क्रेडिटर हैं 10,000 के, ये भी तो हमारे पास आ गए, ये भी तो हमें चुकाने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल एसेट हैं कितने के? हमारे पास टोटल एसेट जो उसके आए हैं, एक्वायर किए, वो हैं 30,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000। टोटल मिला के ये कितना बन जाता है? टोटल मिला के बन जाते हैं एसेट्स 1,40,000 के। तो सारे एसेट्स जो हमारे पास आए हैं वो 1,40 के हैं। लेकिन इस 1,40,000 के एसेट में से 10,000 की तो लाइबिलिटी भी चुकानी पड़ेगी उसकी, ये वाली लाइबिलिटी। तो इसमें से अगर हम उसकी 10,000 की लाइबिलिटी चुका देंगे तो इसका मतलब हमारे पास 1,30,000 के नेट एसेट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास XYZ के नेट एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 1,30,000 के। लेकिन इसके बदले हमने उसको पेमेंट कितनी करनी है? हमने उससे तय क्या किया था? हमने उससे तय किया था कि हम तेरे बिजनेस को 1,20,000 रुपए में खरीदेंगे। इसका मतलब व्हाट वी नीड टू पे टू हिम इज 1,20,000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 XYZ 1,20,000। अब खुद सोचो, जिसका बिजनेस खरीद रहे हो उसके बिजनेस की कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? उसकी नेट एसेट वैल्यू, नेट वैल्यू उसकी 1,30,000 रुपए की आपने खरीदी। लेकिन इस एसेट 1,30,000 को खरीदने के लिए आपने पेमेंट कुल कितनी करनी है? 1,20,000। अब अगर 1,30,000 की चीज को आप 1,20,000 में खरीदोगे तो बताओ आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? सर हमें तो फायदा होगा, गेन होगा। तो इस गेन को आप रिकॉर्ड कर लो। हम इस एंट्री को मैच करने के लिए यहां पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 10,000। ये क्या है? ये है बैलेंसिंग फिगर। ये है बैलेंसिंग फिगर। हमारी एंट्री मैच नहीं हो रही थी। हमारे पास 1,40,000 के एसेट्स डेबिट हुए, 10,000 की लाइबिलिटी क्रेडिट हुई। तो नेट एसेट कितने हो गए? 1,30,000 के, जिसके बदले आपने परचेज कंसिडरेशन पे कितनी करनी है XYZ को? 1,20,000। तो 1,30,000 की चीज आप 1,20,000 में खरीद के लेके आए तो आपको फायदा हुआ है, और अपने फायदे को आप यहां पर बुक कर रहे हो। और ये फायदा रेवेन्यू आइटम नहीं है, ये कैपिटल आइटम है। कभी कभी तो बिजनेस खरीदोगे ना। तो ऐसे कैपिटल प्रॉफिट को हमने रिकॉर्ड करने के लिए एक नया अकाउंट ओपन कर दिया जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो मोटे तौर पर रटने वाले बच्चों के लिए एंट्री क्या बनेगी? सारे एसेट्स डेबिट, 2 सारी लाइबिलिटीज, 2 परचेज कंसिडरेशन, और जो एंट्री में डिफरेंस आएगा, अगर एंट्री में डिफरेंस क्रेडिट पर आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब XYZ को पैसे भी तो देने हैं। ये देखो, ये XYZ को पैसे नहीं देने, क्या आपने देने हैं। और क्वेश्चन ने क्या लिखा? क्वेश्चन ने ये लिखा कि इस XYZ को पैसे दे दो। तो दो फिर एंट्री में पैसे, XYZ डेबिट 1,20,000 2। अब इसको हमने पैसे देने डिबेंचर में। चैप्टर तो डिबेंचर का चल रहा है ना, तो हम इसको डिबेंचर देंगे। अब XYZ हमसे डिबेंचर जब लेगा तो 3 केस बन सकते हैं। या तो हम उसको बोलेंगे देख तेरा हमारा एक डिबेंचर 10 का है और हम तेरे को 10 में ही दे रहे हैं, तो हम उसको कितने डिबेंचर देंगे? फिर 10 का डिबेंचर अगर हम उसको 12 में दे रहे हैं, हम उसको कितने डिबेंचर देंगे? और अगर 10 का डिबेंचर हम उसको 8 में दे रहे हैं तो हम उसको कितने डिबेंचर देंगे? और डिबेंचर देने की एंट्री तो अभी आपने इससे पिछले वाली जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें सीखी है। हमने XYZ वेंडर से मशीन खरीदी थी, उसके पैसे देने थे 1,20,000। सेम है ना केस, 1,20,000 ही तो देने हैं इसको भी। फिर हमने उसको पैसे जब दिए थे 10 का डिबेंचर 10 में, तो हमने क्या की थी एंट्री? फिर जब 10 का डिबेंचर हमने 12 में दिया तब हमने एंट्री क्या करी? फिर 10 का डिबेंचर जब हमने 8 में दिया तो एंट्री क्या करी? तो ये जो सेटलमेंट ऑफ XYZ की एंट्री है, सेटलमेंट ऑफ वेंडर की जो एंट्री है, ये आप पिछले टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में जो आपने सीखा है उससे एंट्री को
कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये एंट्री आपको कंप्लीट करनी आती है। मैंने सिर्फ इस एंट्री में आपको ये समझाना था कि जब आप किसी बिजनेस को खरीदते हो और उस बिजनेस में आपको खरीदने से फायदा होता है तो आप अपने फायदे को कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड करते हो। सर हर बार फायदा ही होगा कि नुकसान भी हो सकता है? कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। आप महंगा खरीद लेते हो कभी कभी कोई चीज को, तो देखो अगर क्वेश्चन हमें ये कहता है कि वी परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडर 1,40,000, तो क्या होगा? तो सबसे पहले बिजनेस ऑफ XYZ टेकन ओवर की एंट्री करो। जब हम XYZ की बिजनेस को खरीदते हैं तो हमारे पास उसके सारे एसेट्स आते हैं डेबिट, एक एक करके एसेट्स डेबिट करो। हमारे पास उसका डेटर आ गया, अब वो डेटर हमारे डेटर 30,000 डेबिट, अब उसका कैश हमारा कैश 15,000 डेबिट, अब उसकी बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग 50,000 हमारा एसेट डेबिट, उसके पास जो मशीनरी पड़ी थी सब हमारी 20,000, उसका जो फर्नीचर है वो भी अब हमारा 25,000। तो हमारे पास सारे एसेट्स आ गए। ये टोटल एसेट्स थे 1,00,000, पीछे वाली एंट्री में सेम थे ना 1,40,000 के एसेट्स हैं। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी भी तो अब हमारी लाइबिलिटी थी उसकी क्रेडिटर, तो टू क्रेडिटर 10,000। तो हमने 1,40,000 माइनस 10,000, इसमें से क्रेडिटर को तो चुकाना पड़ेगा ना, तो हमारे पास 1,30,000 का सामान नेट एसेट आया। हमने उसके नेट एसेट्स खरीदे 1,30,000 के, लेकिन हमने उसको टोटल परचेज कंसिडरेशन कितने देनी है? हमने उससे ये तय किया था कि भाई तेरा बिजनेस हम खरीद रहे हैं और कितने में खरीद रहे हैं? 1,40,000 रुपए में, तो हम उसको 1,40,000 देंगे, लेकिन उससे हमारे पास आया क्या? 1,30,000 का सामान। तो 1,30,000 के बदले अगर आप 1,40,000 दोगे तो आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना एक्स्ट्रा पे। तो जब आप कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो आपका ये लॉस है, बिल्कुल ही आपका लॉस है, लेकिन हम इसको अपना लॉस नहीं मानते। हम ये मान लेते हैं, अब देखो ये एंट्री मैच नहीं करेगी, हम ये मान लेते हैं कि XYZ हमने तेरे को 1,40,000 रुपए तो देने हैं, पर तू हमें सिर्फ 1,30,000 का सामान दे रहा है, तो ठीक है हम तुझे 10,000 रुपए फालतू दे रहे हैं, हमारा ये लॉस है। डेबिट तो हम करेंगे लेकिन हम लॉस नहीं लिखेंगे, हम इसको एक फैंसी नेम दे देंगे और क्या बोल देंगे? गुडविल। हम ये बोल देंगे कि शायद XYZ को जो पैसे हमने एक्स्ट्रा दिए हैं वो उसके नाम के दिए हैं, वो उसकी रेप्यूटेशन के दिए हैं, वो उसकी गुडविल के दिए हैं। तो हम अपने मन को मना रहे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने 1,30,000 का सामान 1,40,000 में खरीदा है, 10,000 रुपए फालतू इसलिए दिए बिकॉज उसका नाम खरीदा है, उसकी रेप्यूटेशन खरीदी है, उसकी गुडविल खरीदी है। तो ये एंट्री के अंदर बैलेंसिंग फिगर है। तो ये एंट्री के अंदर क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना? तो जब हम महंगे में खरीदेंगे बिजनेस तो गुडविल डेबिट, और जब हम सस्ते में खरीद के फायदा करेंगे अपना तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। बड़ा सिंपल। बिजनेस खरीदना आ गया आपको? हाँ सर आ गया। अब क्या हमने इस XYZ की पेमेंट नहीं करनी है? करनी तो है, तो करो इस XYZ को पेमेंट। XYZ अकाउंट को कर दो डेबिट। टू क्या करेंगे? अब टू तो करेंगे, डिपेंड करेगा, हम इसको डिबेंचर दे रहे हैं ना। अब डिबेंचर 10 का अगर 10 में देंगे तो एंट्री क्या होगी? 10 का अगर 12 में देंगे तो एंट्री क्या होगी? 10 का अगर 8 में देंगे तो एंट्री क्या होगी? रेफर टू दी ओल्ड टॉपिक। जो हमने इससे पीछे वाला टॉपिक किया है, आप उस टॉपिक से अपनी ये वाली एंट्री को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो। वेंडर को तो डिबेंचर देना आपको आता ही होगा, एक बार रिवाइज कर लेना। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर फटाफट से। अगला टॉपिक हमें क्या कहता है? कई बार जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसको इशू करते समय हमारे को उसकी रिडेम्पशन की टर्म्स पता होती हैं। वर्ड है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, अगर जब आप
कोई डिबेंचर इशू कर रहे हो और इशू करते समय आपको उसकी रिडेम्पशन पे क्या होने वाला है ये पता है, तो आप इसको बोलते हो इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब एंट्रीज बदल जाएंगी। बदलने का तरीका इस क्वेश्चन में समझते हैं। हम 9% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, टोटल डिबेंचर 1000 है, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए का डिबेंचर है, इशू कितने में कर रहे हो, 10 रुपए में, लेकिन रिडीम कितने में करोगे, 10 रुपए में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आज आप 10 रुपए का डिबेंचर डिबेंचर होल्डर को दो, उससे 10 रुपए ले लो, इशू हो गया। और कुछ साल के बाद, मान लो 5 साल के बाद, आप उसको बुलाते हो, इधर आ, डिबेंचर सर्टिफिकेट लेके आ, वो आपको डिबेंचर वापस करेगा, आप उसके पैसे वापस कर देना। और कितने पैसे वापस करोगे, 10। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन। जब आप पैसे वापस करते हो, रीपे करते हो डिबेंचर होल्डर के पैसे, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, अब रिडेम्पशन पे आप कितने रुपए दे रहे हो, 10 रुपए। ठीक, सबसे पहले एंट्री करते समय आपको केवल इतना जानना है, बस इतने पे कॉन्सेंट्रेट करना जब एंट्री करोगे। क्या बोल रहे हो आप, 10 का डिबेंचर 10 में दे रहे हो और टोटल डिबेंचर कितने हैं, 1000। एंट्री तो आपको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर इंटू 10 रुपए, 1000 डिबेंचर इंटू 10 रुपए। टू क्या करोगे, कौन सा डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, 1000 इंटू 10 रुपए, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में कितने पैसे आए, 1000 इंटू 10, 10,000। और ये किस चीज के आए हैं, डिबेंचर के पैसे, टू 9% डिबेंचर, एंट्री हो गई, खत्म, फिनिश, और कुछ नहीं है। अब जब ये एंट्री आपने कर ली, इसके बाद चेक करना रिडेम्पशन की बात। रिडेम्पशन कभी भी पहले चेक मत करना, पहले नॉर्मल एंट्री पास करना। नॉर्मल एंट्री आपकी क्या होगी, 10 का डिबेंचर 10 में तो नॉर्मल एंट्री, 10 का डिबेंचर 12 में तो प्रीमियम के साथ एंट्री, 10 का डिबेंचर 8 में तो डिस्काउंट के साथ एंट्री। पहले इतनी एंट्री को कंप्लीट करना। एंट्री को कंप्लीट करने के बाद चेक करना कि जब फ्यूचर में इस डिबेंचर होल्डर को रीपे करोगे तो कितने रीपे करोगे। अब सोचो, अब वो डिबेंचर होल्डर आपके पास वापस आ रहा है। अब सोचो, ये डिबेंचर होल्डर है जिसके पास डिबेंचर पे 10 रुपए लिखा हुआ है, वो जो सर्टिफिकेट है, वो जो कागज का टुकड़ा है, उसके पास कितने रुपए लिखे हैं उस पे, 10 रुपए। ये है कंपनी। ये डिबेंचर जब वापस आएगा चल के हमारे पास, तो कितने का वापस आएगा, 10 का। और इसके बदले हम उस व्यक्ति को, डिबेंचर होल्डर को, पैसे कितने दे देंगे वापस, 10 रुपए। तो 10 की चीज वापस लेके अगर 10 रुपए ही वापस कर देंगे तो क्या कंपनी को कोई नुकसान होगा, आप आइडेंटिफाई करो, क्या कंपनी को कोई लॉस होगा, नहीं होगा। 10 रुपए का डिबेंचर वापस आ गया और कंपनी ने 10 रुपए डिबेंचर होल्डर को दे दिए, खत्म। क्या कोई लॉस हुआ, नहीं। अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो फिर ये जो एंट्री आपने करी है ये फाइनल एंट्री है, आपको कुछ भी नहीं बदलना इस एंट्री के अंदर, राइट। और आगे चलते हैं, तब आपको समझ आएगा। फिर से 1000 डिबेंचर है, 10 रुपए का डिबेंचर 12 में दे रहे हो, ठीक है, अभी तो 12 में दे रहे हो, 1000 डिबेंचर, एंट्री बोलो सर। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 12, हमारे पास 12 आ गए कंपनी के पास। 2 9% डिबेंचर्स 1000 इंटू 10, इस 12 रुपए में से 10 रुपए ही तो डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट के हैं, बाकी जो 2 रुपए हैं वो तो प्रीमियम है। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था पहले आप केवल इतनी एंट्री देखोगे कि 10 का डिबेंचर आपने कितने में दिया, 12 में दिया, तो नॉर्मल एंट्री पास कर दिया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब चेक करो, जब ये डिबेंचर रिडीम होगा, जब ये डिबेंचर रिडीम होगा तो क्या होने वाला है, देखो फिर से, ये हम है कंपनी, ये है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के पास सर्टिफिकेट है 10 रुपए का, वो सर्टिफिकेट वापस लौटा देगा कंपनी को, और कंपनी इसके बदले इसको कितने रुपए दे देगी,
10 रुपये बोला ना, कंपनी इसको कितने रुपए दे देगी? 10 रुपये। तो कंपनी हो आप, कंपनी के पास 10 रुपये का सर्टिफिकेट चल के आया और कंपनी ने 10 रुपये ही डिबेंचर के दे दिए, तो कंपनी ने 10 की चीज़ के बदले 10 रुपये दिए, कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ। जब लॉस ही नहीं हुआ, जब कोई नुकसान ही नहीं होता, तो जो एंट्री आपने करी है वो एंट्री फाइनल है, कुछ भी बदलना नहीं है। सर और सिखाओ। लो जी, 10 रुपये का डिबेंचर अगर आप 9 रुपये में इशू करोगे, डिस्काउंट पे इशू करोगे, तो एंट्री क्या बनेगी? 1000 डिबेंचर है, याद रखना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसे आए 1000 इंटू 9, लेकिन डिबेंचर तो 10 का है ना, तो 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर तो सर 10 का है, पैसे आए हैं 9000, लेकिन डिबेंचर हैं 10,000 के, तो 1000 रुपये क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये एंट्री आपने बना दी जब आपने 10 की चीज़ 9 में इशू करी, ठीक है। अब ये रिडेम्पशन कितने में हो रही है? ये रिडेम्पशन हो रही है 10 में। फिर से वही बात, वो 10 रुपये का डिबेंचर वापस करेगा और हम कंपनी उसको 10 रुपये दे देगी, तो 10 के बदले जब 10 ही देने पड़ रहे हैं, कोई लॉस नहीं है। और जब कोई लॉस नहीं होता, तो जो एंट्री हमने करी है वो एंट्री सही है, कुछ भी नहीं छेड़ना आपने। अब क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अब ये एंट्री मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे। 10 का डिबेंचर 10 में दे रहे हो, एंट्री बैंक डेबिट 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 रुपये आए, टू 9% डिबेंचर्स 1000 इंटू 10,000 के बदले 10,000 आ गए, एंट्री होगी कंप्लीट। हमने इशू की एंट्री कर ली। अब चेक करो रिडेम्पशन पे क्या होने वाला है। रिडेम्पशन पे हम उसको 12 रुपये वापस करेंगे, तो होगा क्या? हम है कंपनी, ये है डिबेंचर होल्डर, इसके पास है 10 रुपये का सर्टिफिकेट, ये 10 रुपये का सर्टिफिकेट चलते 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 हमको देगा और हम इसके बदले इसको देंगे 12 रुपये। 10 रुपये का सर्टिफिकेट आएगा, 12 रुपये लौटाने पड़ेंगे, तो क्या 2 रुपये फालतू नहीं देने पड़ रहे? अब कंपनी को देने पड़ रहे हैं। ये जो 2 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा पे करेगी ऑन रिडेम्पशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये 2 रुपये आज नहीं देने हैं, ये देने हैं 3 साल 5 साल 10 साल के बाद, जब ये पैसे वापस करने हैं। तब सर्टिफिकेट तो 10 का वापस आएगा, उसके बदले 12 रुपये जाएंगे, 2 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। अब ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, इसके कारण हमें लॉस भी तो हो रहा है। हमारे को इस बंदे ने 10 रुपये दिए थे, 10 रुपये डिबेंचर लिए थे, जब ये वापस कर रहा है डिबेंचर तो हमसे 12 रुपये ले रहा है, तो इसका मतलब 2 रुपये हमसे ये एक्स्ट्रा ले रहा है, वो हमारे लिए क्या है? लॉस। तो हम जब लॉस आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू, तो इस लॉस के कारण हम इस एंट्री को बदल देंगे। अब इस एंट्री के अंदर एक नई चीज ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना लॉस हो रहा है हमें? हर डिबेंचर के ऊपर 2 रुपये हमें नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान होने की वजह क्या है? ये नुकसान होने की वजह है 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1000 इंटू 2। तो क्या करेंगे हम? बड़ा सिंपल सा काम, एंट्री होगी मैच, बड़ा सिंपल सा काम करना है। नॉर्मल इशू की एंट्री हमें आती है, हम वो कर देंगे। उसके बाद अगर फ्यूचर में रिडेम्पशन करते समय हमारे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, डिबेंचर 10 का पेमेंट करनी पड़ रही है 12, तो हम अपनी जो करी हुई एंट्री है, पास करी हुई एंट्री है, उसके अंदर ये एंट्री जोड़ देंगे, ऐड कर देना, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एंट्री में ऐड कर देना लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जितना प्रीमियम पे करना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2000। तो सर हमारी टोटल एंट्री क्या ये बन जाएगी? बिल्कुल, हमारी टोटल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, आज आए हैं 10,000 रुपये,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2000, आज लॉस बुक कर लिया प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म के कारण। 2 9% डिबेंचर 10,000, और ये लॉस प्रीमियम के कारण हो रहा है तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एंट्री में ऐड कर देंगे जब भी फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे रिडेम्पशन पे। सर समझ आ गई एंट्री, ये एंट्री हम खुद करके देखते हैं। एंट्री बनेगी 10 की चीज 12 में दे रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 डिबेंचर हैं, आज 12 रुपए आएंगे तो टोटल 12,000 रुपए आएंगे। 2 9% डिवेंचर्स, डिवेंचर तो सर सिर्फ 10 रुपए का था ना, तो डिवेंचर के पैसे तो इस 12,000 में 10,000 हैं, बाकी जो 2 रुपए हैं वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एंट्री आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो यहां तक, इशू तक। अब जिस दिन रिडेम्पशन करनी है आपने, उस दिन आप 14 रुपए पे करोगे, ये है रीपेमेंट रिडेम्पशन। वो 10 रुपए का डिबेंचर वापस आएगा, 14 रुपए वापस देने, यानी कि 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हुआ ना लॉस, 10 के बदले 14 चुकाओगे, 4 रुपए का लॉस। जब लॉस होता है तो सर हम इस एंट्री में ऐड कर देते हैं एक चीज, वो होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 4 रुपए प्रति डिबेंचर का लॉस हो रहा है, और ये लॉस की वजह 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। प्रीमियम ऑन, ऑफ नहीं, ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 4,000। तो बस इतनी सी एंट्री आपको बीच में जोड़ देनी है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जब भी रीपेमेंट 10 रुपए से ज्यादा होगी। ठीक है सर, अब तो बिल्कुल ही समझ आ गया। तो लास्ट एंट्री आप लोगों के लिए, 10 रुपए का डिवेंचर आप 9 रुपए में इशू करोगे, 12 में रिडीम करोगे, और 1000 डिवेंचर हैं 9% वाले। ठीक है, पहले तो एंट्री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 9 रुपए आएंगे, सिर्फ आएंगे तो 9, बाकी 1 रुपए क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हमने 1 रुपए माफ कर दिए, लेने नहीं। 2 9% डिवेंचर अकाउंट, हो गई एंट्री 1000 इंटू 10, बिल्कुल ठीक है। तो 9,000, 1,000, 10,000, एंट्री हो गई मैच। अब फ्यूचर में रिडेम्पशन जब होगी, 10 का डिवेंचर वापस 12 रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपए का लॉस नजर आ रहा है, इस एंट्री में जोड़ देंगे एंट्री लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, 2 रुपए प्रति डिवेंचर का लॉस, और ये लॉस की वजह साथ में जोड़ देंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। लो जी, हो गई एंट्री मैच। तो ये है हमारी रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू की एंट्री, बहुत सिंपल है। एक बात यहां पर और समझना, जब आपके पास डिवेंचर के इशू करते समय डिस्काउंट अकाउंट भी आए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी है डेबिट, और लॉस अकाउंट भी डेबिट है, ये दोनों देखो डेबिट हो रहे हैं, और इनफैक्ट ये दोनों हमारे लॉस ही हैं, एक्सपेंस या लॉस। तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। ये एंट्री बिल्कुल ठीक है, कोई गलत एंट्री नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हटा दे और केवल लॉस ऑन इशू ही लिख दे और जोड़ दे एंट्री को, तो वो एंट्री भी ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा ये कर दे एंट्री को, इस एंट्री के बदले अगर ये एंट्री कर दे, बैंक डेबिट 9,000, सही है, 2 9% डिबेंचर 10,000, सेम है, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 2,000, ये तो सेम ही है। बस वो क्या कर रहा है, इस अकाउंट और इस अकाउंट को मर्ज कर दे और ये लिख दे सिंपल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इकट्ठा जोड़ के 3,000। तो ये बच्चे की एंट्री भी सही है।
ठीक है, आपको अगर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दोनों को कंबाइन करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखना है तो आप लिख सकते हो, बिकॉज बोथ द अकाउंट्स हैव सेम नेचर। इन दोनों को राइट ऑफ ही करना है, इन दोनों को खत्म ही करना, और ये दोनों लॉस ही हैं, तो आप इनको सिंपल एक ही अकाउंट में मर्ज कर सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये भी ठीक है एंट्री और ये भी ठीक है एंट्री, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है राइटिंग ऑफ दिस डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अभी हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किया और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किया। ये दोनों अकाउंट हमें राइट ऑफ करने पड़ते हैं। क्यों राइट ऑफ करने पड़ते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए एक नुकसान है। तो क्या कहता है, एनी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और एनी लॉस ड्यू टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन इज अ कैपिटल लॉस एंड इट हैज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड। तो जिस साल आप अपने डिबेंचर इशू करते हो, अगर उस साल इशू करते समय आपने डिस्काउंट ऑफर किया है या आप अपना लॉस बुक कर रहे हो ड्यू टू प्रीमियम पेबल और रिडेम्पशन, तो इस लॉस अकाउंट को, इस डिस्काउंट अकाउंट को राइट ऑफ कर देना उसी साल में। ठीक है, राइट ऑफ कर देना, खत्म कर देना। अब ये खत्म कैसे करना? कहता है सबसे पहले दिस हैज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले इसको राइट ऑफ करना प्रीमियम से एडजस्ट करके, और अगर प्रीमियम कम है आपकी बुक्स के अंदर देन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके बाद अगर आपके पास प्रीमियम की कमी पड़ जाती है, लॉस राइट ऑफ नहीं हो रहा है पूरा का पूरा क्योंकि प्रीमियम शॉर्ट है, तो बाकी पैसा आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर देना। सर एक एग्जांपल से समझाओगे? लो जी, 2000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10% वाले डिबेंचर हैं, 100 रुपए का डिबेंचर 8% के डिस्काउंट में दिया है। तो पहले तो हमारे को एंट्री पास करनी है। ठीक है, और कहता है रीपेबल है पार पे, रिडेम्पशन 10 की 10 में ही हो, 100 की 100 में ही हो रही है, लेकिन आज ये 100 रुपए का डिबेंचर 8 रुपए कम में दिया है, यानी कि 92 में दिया है। तो ठीक है, पहले एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास होगी हमारी 1 अप्रैल 2019 को, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 डिबेंचर इंटू 92, 2000 इंटू 92 रुपीज आए हैं। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी पैसा इकट्ठा आता है तो पहले हम उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में डालते हैं। हाँ जी सर, सेम, हमें भी पता है ये। बाद में हम इसको डिबेंचर में बुक कर देते हैं। अब इसको बंद कर दो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कर दो डेबिट 2000 इंटू 92, लेकिन लेकिन डिबेंचर में आपको डालना है टू डिबेंचर 2000 इंटू 100, क्योंकि डिबेंचर तो 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू से जाता है। अब इस एंट्री में 8 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। हमने हर डिबेंचर 2000 डिबेंचर पे 8 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हमने अपना डिबेंचर का लॉस बुक कर दिया, मतलब डिस्काउंट बुक कर दिया। कितना आएगा? 16,000। ये बन जाएगा 2 लाख और ये बन जाएगा 1,84,000। हो गई ना एंट्री मैच? अब ये देखो, ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस को हमें बुक्स में से राइट ऑफ करना पड़ता है। और सवाल हमें ये समझाता है कि जो आपको राइट ऑफ करना होता है, ये राइट ऑफ आपको उसी साल में खत्म कर देना है, उसी साल में इसको राइट ऑफ करके अकाउंट को क्लोज कर देना है। ठीक है, अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। सर फिर से बताओ। सबसे पहले आपको डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करना है प्रीमियम से, जो पैसा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर पड़ा है, और उसके बाद आपको राइट ऑफ करना है पीएनएल अकाउंट से। ठीक है, अभी देखो हमारे को कितना राइट ऑफ करना है? हमारे को राइट ऑफ करना है 16,000 रुपए। इसका मतलब हमारे प्रीमियम में 16,000 रुपए अगर हैं तो हम प्रीमियम में से निकाल के लॉस को राइट ऑफ कर देंगे, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। चेक करो, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 30,000 रुपए पड़े हैं, तो 30,000 रुपए जो डब्बे में प्रीमियम में पड़े हैं उसमें से 16 का लॉस तो बुक हो ही सकता है ना, एडजस्ट हो सकता है। तो हमें एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? हम एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2020 को, ईयर एंड पे। जब हमारा ईयर एंड होगा तब ईयर एंड पे हम एक एंट्री पास करेंगे। हम इस
लॉस या डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे होगा? अगर ये डेबिट है तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। कर दो क्रेडिट। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सर डेबिट किसको करेंगे? यही तो बता रहे हैं हम। सबसे पहले डेबिट करोगे एसपीआर को, और अगर एसपीआर में उतना बैलेंस नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हमारे पास तो प्रीमियम में 30,000 है, हमें तो केवल 16,000 ही चाहिए, तो 30 में से 16 तो निकल ही सकता है। तो सारा का सारा पैसा कहाँ पर राइट ऑफ कर दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। लो जी, ये एंट्री हमारी पास हो गई, हमने अपना डिस्काउंट खत्म कर दिया। क्वेश्चन ने कहा था एंट्री पास करो और डिस्काउंट का अकाउंट बनाओ, तो उस डिस्काउंट का हम अकाउंट भी बना देते हैं। लो जी, फटाफट से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट अगर मुझे बनाना पड़ा तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये वाली एंट्री बुक करेंगे। 1 अप्रैल को डिस्काउंट को बुक किया हमने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। एंट्री बनी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल 2019 को टू डिवेंचर अकाउंट। 16,000 रुपये का हमने डिस्काउंट डेबिट कर दिया, और फिर हमने इसको 31 मार्च 2019 को साल के एंड में प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम में पैसे पड़े थे। तो इसका मतलब 31 मार्च 2020 को राइट ऑफ हो जाएगा बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 16,000 रुपये। अकाउंट हो गया क्लोज। सर इतना सिंपल सा टॉपिक है? बिल्कुल। लो जी, ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए फिर से। मोहित लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू किए 8% वाले, 100 रुपये का डिबेंचर है 9% डिस्काउंट में 1 जुलाई को। तो मतलब 100 रुपये का डिबेंचर 9 रुपये सस्ता 91 में इशू किया। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ो। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। 5 साल के बाद इन डिबेंचर्स को 7% एक्स्ट्रा पे करना है। इसका मतलब इसको हमने 107 रुपये में रिडीम करना है। प्रीमियम हमेशा कैलकुलेट होता है नॉमिनल वैल्यू पे, चाहे प्रीमियम ऑन इशू है चाहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी 100 पे कैलकुलेट होगा, और अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो भी 100 पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो पहले एंट्री हम सिर्फ इतनी सी पास करके देखते हैं ना हमेशा, तो इतनी से पास करके देखो। 1 जुलाई 2019 को एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 डिवेंचर है, 50,000 इंटू 91 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50,000 इंटू 91। उसके बाद हम इस एंट्री को ब्रेक कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, कौन सा डिवेंचर है ये? 8% डिवेंचर नाम है इसका, 8% डिवेंचर्स 50,000 डिवेंचर तो सर 100 रुपये का है। हाँ, 9 रुपये क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू। तो पहले इसमें 9 रुपये डिस्काउंट बुक कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब क्योंकि हमने इसे 107 रुपये वापस करने हैं, 100 रुपये के बदले हमने इसको 107 रुपये वापस करने हैं, तो 7 रुपये का लॉस भी तो और बुक करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसी एंट्री में हम ऐड कर देंगे 50,000 इंटू 7 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सो सिंपल हो गया एंट्री मैच। और मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था डिस्काउंट और लॉस अगर इकट्ठा आ जाएगा तो आप इनको कंबाइन करके लॉस ऑन इशू में ही बुक कर दोगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, 50,000 इंटू 9 + 7 16, ये अकेला हम लॉस ऑन इशू में भी बुक कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हमें इसको राइट ऑफ करना है। ये होता है 50,000 इंटू 16, टोटल होता है ये 8 लाख का लॉस। टोटल 8 लाख का लॉस है। तो 8 लाख का लॉस अब हमें राइट ऑफ भी करने को बोल रहा है सवाल, और बोल रहा है कि 5 लाख ही केवल पड़े आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में। 8 लाख का लॉस 5 लाख के प्रीमियम से तो राइट ऑफ नहीं होगा ना, तो इसका मतलब थोड़ा पैसा हमें पीएनएल में भी लिखना पड़ेगा। तो साल का जब एंड आएगा 31 मार्च 2020, हम इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 5 लाख रुपए तो हमारे प्रीमियम में पड़े, हम वहां से निकाल लेंगे लॉस के अगेंस्ट। 3 लाख रुपए जो हमारे को शॉर्ट पड़ गए वो हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो उसको आप पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हो या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और हम अपना ये जो लॉस है इसको बंद कर देंगे। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, 8 लाख हो गया ना लॉस राइट ऑफ। तो याद क्या रखना है, पहले लॉस को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम का पैसा यूज करना है, और अगर प्रीमियम का पैसा पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है, कम पड़ जाए, तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकाल लेना, प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लेना। ठीक है। अगर आपको इसका अकाउंट बनाने को आ गया तो आप अकाउंट बड़ा सिंपल सा बना दोगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 जुलाई 2019 को टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट 8 लाख। ये आपने लॉस रिकॉर्ड किया ये वाली एंट्री से, लॉस ऑन इशू टू डिवेंचर 8% वाले डिवेंचर। और उसके बाद आपने 31 मार्च 2020 को इसको राइट ऑफ कर दिया। किससे? पहले आपने बाय एसपीआर किया 5 लाख, ये अकाउंट बंद नहीं हुआ, तो सेम डे पर आपने बाय पीएनएल अकाउंट 3 लाख राइट ऑफ कर दिया। टोटल हो गया 8 लाख। 8 लाख अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक है सर। सो इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। इसको समझते हैं। देखो, कंपनी कई बार क्या होता है, लोन लेने जाती है। ठीक है। अब मान लो कंपनी बैंक के पास गई, ये कंपनी है, और ये कंपनी बैंक से बोलती है कि बैंक हमें लोन दे दे। तो बैंक कहता है ठीक है हम तुझे लोन दे देते हैं। पर बैंक ऐसी थोड़ी फ्री में लोन दे देता है। बैंक क्या करता है, बैंक सिक्योरिटी लेता है। तो बैंक ने कंपनी को बोला कि एक काम करो, आप अपना लैंड और जो बिल्डिंग है वो हमें मॉर्टगेज कर दो, यानी कि हमारे पास अपनी लैंड, जमीन, बिल्डिंग गिरवी रखवा दो और हम उसके बदले आपको लोन दे देते हैं। ठीक। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी लैंड और बिल्डिंग के कागज वो बैंक को सौंप दिए, और बैंक को बोला ये लैंड और बिल्डिंग एज ए सिक्योरिटी आप रख लो और इसके बदले आप हमारे को पैसे दे दो। तो बैंक ने हमको लोन दे दिया। अब मान लो ये जो लोन दिया है ये 10 लाख रुपए का लोन है, और इसके बदले जो हमने लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखवाई है वो लैंड एंड बिल्डिंग मान लो 8 लाख रुपए की है, या 10 की भी मान लो या 15 की भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब बैंक को कई बार ये लगता है कि जो लोन उसने कंपनी को दिया है और जो लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी गिरवी रखवाई है उस सिक्योरिटी में कमी है। अब पहले एक बात को समझो, ये क्या है, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग हमने मॉर्टगेज करी है, गिरवी रखवाई है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। इसको बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने गिरवी रखी है उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी और प्राइम सिक्योरिटी, जिसके बदले हमने पैसे बैंक से लोन के लिए हैं। अब अगर बैंक को ये लगता है कि जो लोन के बदले सिक्योरिटी उसने गिरवी रखवाई है कंपनी से वो सिक्योरिटी कम है, बैंक को पूरा सिक्योर नहीं कर रही है, या बैंक को कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू पे थोड़ा सा संदेह है, डाउट है कि कल को ये लैंड बिकेगी कि नहीं बिकेगी, हमारा लोन वापस रीपे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के, तो बैंक को कई बार कंफर्ट नहीं आता है। तो बैंक इस कंपनी को वापस बोलती है तू हमारे को एडिशनल सिक्योरिटी दे, यानी कि बैंक इससे एडिशनल
सिक्योरिटी मांग सकता है। वो ये भी बोल सकता है बैंक कि ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग तो तुमने गिरवी रखवा दी, एक काम करो तुम अपनी मशीन भी गिरवी रखवा दो, तुम अपना स्टॉक भी गिरवी रख दो। उसको बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बात समझ आई? कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जब आपके द्वारा दी गई प्राइमरी सिक्योरिटी इनसफिशिएंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द लेंडिंग अमाउंट और द लोन अमाउंट, देन द लेंडर और द बैंक may ask for furnishing a secondary security, additional security, collateral security। ठीक है, अब हमने बैंक को बोला बैंक देख हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, वो हमने तेरे को पहले ही गिरवी दिखवा दी, एक काम हम कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ कागज पड़े हैं, हमारे पास कुछ डिवेंचर्स के ये कागज पड़े हैं, कृपया करके ये कागज को रख ले अपने पास एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो हम अपने डिबेंचर के जो सर्टिफिकेट्स हैं, कागज हैं, हम उसको उठा के बैंक को दे देते हैं और बोलते हैं इस कागज को, इस डिबेंचर को मान ले कि ये हमारी तरफ से एडिशनल सिक्योरिटी है, कोलैटरल सिक्योरिटी है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जो कागज डिबेंचर के हमने बैंक के पास गिरवी रख दिए एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में, उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको मतलब समझ आ गया? अब इस कोलैटरल इशू का मतलब ये है कि केवल डिवेंचर उसकी कस्टडी में है, ये डिवेंचर के बदले कोई पैसा नहीं आया है। पैसा तो जो बैंक ने हमको दिया है वो तो उसने हमारे को इस लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट दे ही दिया है। ये सिर्फ जो हमसे उसने डिबेंचर लिए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ये सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए लिए हैं। ये डिबेंचर हमने उसको इशू नहीं कर दिए हैं, ये सिर्फ हमने उसके पास गिरवी रखे हैं, सौंप के रखे हैं, पोजेशन में दिए हैं, इसको इशू नहीं किया है। ठीक है, इशू कब होता है कि जब हम किसी को डिबेंचर देते हैं उसके बदले उससे पैसा ले लेते हैं। पैसा तो हम बैंक से पहले ही ले चुके हैं लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट, इस बार तो सिर्फ उसने हमें बोला था कि तेरी जो सिक्योरिटी है वो कम है, कृपया करके एडिशनल सिक्योरिटी फर्निश कर दे। तो हमने उसको अपने डिबेंचर उठा के कस्टडी में दे दिए और बोला ये कागज रख ले एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, अब ये क्योंकि डिबेंचर हमारे किसी और के पास पड़े हैं, इसलिए हम इसको अपनी बैलेंस शीट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको शो करेंगे। हाँ, इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो अब इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी को एक तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर फर्निश करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी डिटेल मेंशन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड है नो जर्नल एंट्री ओनली बैलेंस शीट डिस्क्लोजर। हम इसमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे डिबेंचर से रिलेटेड, हम केवल डिबेंचर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज कर देंगे, केवल डिस्क्लोजर होगा इसके अंदर। अब कैसे? देखो, आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आपने देखी थी। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहला क्या था? शेयर होल्डर फंड। उसके बाद क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा क्या था? नॉन करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर अपने सारे लॉन्ग टर्म लोन्स लिखते हैं, बैंक का लोन, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर हम सारी लिख देते हैं। तो वहीं पर हम जब अपना बैंक का लोन शो करेंगे, बैंक का लोन शो करेंगे, उस बैंक लोन के नीचे एक नोट लिख देंगे। जैसे हम नरेशन लिखते थे ना जर्नल एंट्री के नीचे, वैसे ही यहां पर एक डिस्क्लोजर का नोट लिख देंगे। और ये नोट में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि दिस बैंक लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ सो मेनी अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने ये जो लोन का पैसा बैंक से उठाया हुआ है, इस लोन के बदले हमने जितने अपने डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दिए हैं, हम यहां पर उसको डिस्क्लोज कर देंगे। यहां पर हम उसको डिस्क्लोज कर देंगे, बस। तो हम क्या करेंगे? अपनी बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ डिस्क्लोजर ऑफ दिस लोन एंड डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी शो करने वाले। सर इसको एक एग्जांपल से समझाना। लो जी, एबीसी लिमिटेड हम हैं, हमारी कंपनी है, हमने 1 लाख रुपए के
9% वाले डिबेंचर्स बैंक को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि बैंक से हमने 1,50,000 का लोन लिया है और ये बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया। इस लोन को लेने के साथ साथ हमने बैंक को अपने 9% डिबेंचर्स गिरवी रख दिए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो इसमें एंट्रीज क्या होंगी? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे पास द एंट्रीज एंड शो द डिस्क्लोजर ऑफ दीज डिबेंचर्स इन द बैलेंस शीट, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोन की एंट्री करेंगे। हमने लोन बैंक से कितना लिया? 1.5 लाख का। वो बैंक का लोन जब हमारे पास आएगा तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक ऑफ बड़ौदा लोन अकाउंट। बीओबी से हमने लोन लिया ना, तो जो बीओबी से हमने लोन लिया वो पैसा हमारे बैंक में आया, तो हमने एंट्री पास कर दी बैंक टू बैंक लोन अकाउंट। ये तो हो गई इस बैंक लोन की एंट्री, ठीक है। अब इस लोन में गिरवी रखा हमने अपना कुछ भी प्राइम सिक्योरिटी, कुछ भी रखी, वो हमने इसको मॉर्टगेज कर दी। अब क्योंकि बैंक के पास लोन के बदले सिक्योरिटी कम थी, कंफर्ट नहीं था, तो बैंक ने हमसे कोलैटरल सिक्योरिटी मांगी। तो हमने बैंक को अपने कुछ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए के और पकड़ा दिए और बोला ये लो जी, ये कोलैटरल सिक्योरिटी है। अब कोलैटरल सिक्योरिटी को हम सिर्फ कहाँ मेंशन करते हैं? पहले मेथड के हिसाब से हम इसको सिर्फ अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम ऊपर लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, हम कौन है? एबीसी लिमिटेड। हम उसमें क्या करेंगे? हम अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर जाएंगे। उसमें हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, हमारी उसमें जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, उस मेजर हेड के अंदर जो हमारा एक सब हेड है, कौन सा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके अंदर जब हम बैंक का लोन दिखाएंगे, ये लोन हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हम लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा लोन। जब हम दिखाएंगे, और ये लोन कितने का है हमारा? 1,50,000 का। हम यहाँ पर दिखा रहे होंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, है ना, कि हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग अंडर नॉन करंट लायबिलिटी। तो बस इसके नीचे हम एक डिस्क्लोजर डाल देंगे। क्या डालेंगे इसके नीचे? हम डिस्क्लोजर। और उस डिस्क्लोजर में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिक्योर्ड बाय, ये जो लोन है ये किसके अगेंस्ट सिक्योर करवाया हमने? दिस इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ कितने डिवेंचर? 1 लाख रुपए के इशू ऑफ रुपीज 1 लाख। कौन से वाले डिवेंचर? 9% डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। खत्म। बस इतना सा काम करना है आपको। जब आप अपने डिवेंचर लोन के अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में दोगे, तो आप बैलेंस शीट में उस लोन के डिस्क्लोजर में ये लिख दोगे कि ये जो आपने लोन लिया है इसके अगेंस्ट आपने कुछ डिवेंचर्स एज अ सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी रखवाए हैं बैंक के पास। खत्म। और आपको कुछ नहीं करना। ये पहला मेथड है। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल समझ आ गया। सर दूसरा मेथड बताओ क्या है? दूसरा मेथड जो है उसमें जो काम अभी हमने मेथड 1 में किया है वो तो है, बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर तो है, जैसा अभी हमने सीखा वो तो होगा ही होगा। बस एक काम और है, वो है एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा। सर कौन सी जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा होगी? वो एंट्री होगी जब हम अपने डिबेंचर उसके पास, बैंक के पास गिरवी रखेंगे ना कोलैटरल के तौर पर, बस हम उसको जर्नल एंट्री के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। और एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जितने डिबेंचर हमने इशू कर दिया एज कोलैटरल, हम उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। एक बार सर समझाओ। ये देखो, मान लो हमने 10,000 रुपए के डिबेंचर
इशू करे इस व्यक्ति को जिसने हमें पैसा दिया। अभी हमने इतने सारे केस किए, डिबेंचर इशू करते हैं, पैसा लेते हैं, तो बताना एंट्री क्या होती है। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू डिबेंचर्स 10,000। ये एंट्री हम करते हैं जब हम डिबेंचर इशू करते हैं और हमारे पास कैश आता है। ये आपने सीखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यही 10,000 के डिबेंचर अगर बैंक को दे दें और ये दिए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो क्या बैंक ने हमारे को इस डिबेंचर के बदले कुछ दिया? नहीं, डिबेंचर के बदले कुछ नहीं दिया। बैंक ने तो लोन दिया हुआ है, वो लोन तो उसने मशीनरी, स्टॉक, बिल्डिंग के अगेंस्ट दिया था। ये जो डिबेंचर हमने ऐसे रखवाए हैं उसके पास गिरवी, इसके बदले हमारे पास कुछ नहीं आया है। तो इसका मतलब अगर हम डिबेंचर की एंट्री रिकॉर्ड करने की कोशिश करें तो क्रेडिट तो हमें डिबेंचर ही करने पड़ते हैं। क्रेडिट तो हम ठीक कर रहे हैं, यहां भी डिबेंचर, यहां भी डिबेंचर, पर यहां पर हमारे को इस बंदे ने, डिबेंचर होल्डर ने पैसे दिए थे, ये डिबेंचर लिए, पैसे दिए, पर क्या बैंक हमारे से डिबेंचर लेने के साथ पैसे दे रहा था? नहीं। तो बैंक हमारे को कोई पैसे थोड़ी दे रहा है, तो क्या हम यहां पर बैंक को डेबिट कर सकते हैं ऑन इशू ऑफ दिस डिबेंचर एज कोलैटरल? नहीं, नहीं कर सकते। तो बैंक नहीं कर सकते यहां पर डेबिट। तो सर फिर क्या डेबिट करें? हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं। जब कुछ आया ही नहीं तो हम एक डमी अकाउंट खोल देंगे यहां पर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? ये एक तरह का डमी अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है, खाली अकाउंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ आया थोड़ी है। जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू मेक दिस जर्नल एंट्री, और इस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हमारे को डेबिट पे कुछ डालना था, तो हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट नाम से एक लेजर बना दिया ताकि ये हमारी एंट्री बन जाए। ठीक है, कैश तो आया ही नहीं, बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है सर। सर ये एंट्री के साथ साथ क्या हमारे को वो बैलेंस शीट बनानी है? हाँ जी, बैलेंस शीट वैसे ही बनानी है। कैसे सर? ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स अंडर दी नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर सिक्योर्ड लोन्स के अंदर जो हमने बैंक से पैसा लिया हम वो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, वो तो हमने दिखाना ही है, और नीचे लिखना भी है डिस्क्लोजर कि दिस बैंक लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ सो एंड सो अमाउंट ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इतना तो हमें दिखाना ही है, यहां तक तो सेम है। लेकिन ये जो जर्नल एंट्री आपने करी है, ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट भी बैलेंस शीट में दिखाना है। कैसे? डिबेंचर भी तो ये जो इशू किए हैं लॉन्ग टर्म ही होंगे, क्योंकि अगर लोन लॉन्ग टर्म है तो जो कोलैटरल सिक्योरिटी है वो भी ड्यूरिंग द फॉर द टेन्योर, ड्यूरेशन ऑफ द लोन तो पड़ा ही रहेगा बैंक के पास। इसका मतलब इसी सिक्योर्ड लोन के अंडर हम एक तो ये बैंक लोन दिखाएंगे और दूसरा ये जो डिबेंचर दिए हैं ये भी दिखाएंगे। और सर कैसे दिखाएंगे? हम दिखाएंगे जितने डिबेंचर हैं, अगर मान लो 10,000 के डिबेंचर हमने कोलैटर पे दिए तो डिबेंचर माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो ये बेसिकली जीरो हो जाएगा। ये सिर्फ डिस्क्लोज किया हमने, इसका कोई बैलेंस शीट पे असर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस माइनस ही कर दिया, तो जितना डिबेंचर था उतना ही तो डिबेंचर सस्पेंस था, और आपस में आपने उसको माइनस कर दिया तो वो तो जीरो ही हो गया। यस, इसका इफेक्ट नील है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है। ये जो हमने दिखाया है इसका इफेक्ट तो नील है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ आ गई। बस एंट्री बताओ एक बार करके, ताकि हम अपने पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो लास्ट एंट्री आज के टॉपिक की, एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख रुपए के 9% डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट अ बैंक लोन ऑफ 1.5 लाख रुपए सिक्योर्ड फ्रॉम अ बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, बताओ जी एंट्री। पहली एंट्री होगी लोन लेने की, एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 1,50,000, हमने 1,50,000 का बैंक से लोन लिया, टू बैंक ऑफ बड़ौदा लोन अकाउंट। ये तो हो गई एंट्री लोन लेने की। सेकंड, अब क्योंकि आपने अपने डिबेंचर 1 लाख डिबेंचर आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप पे
बैंक को दिए हैं उसकी भी तो जर्नल एंट्री पास करनी है। तो उसकी एंट्री क्या होती है सर? उसकी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने डिवेंचर इशू किए हैं? 1 लाख के। 2 कौन सा डिवेंचर है? 9% डिवेंचर अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस बैंक लोन। ठीक है, ये तो हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन ने आपसे ये भी पूछा होगा ऑल्सो शो दी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो अब आप इसके नीचे एक बैलेंस शीट बना के दोगे। जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें लिखोगे एक्सट्रैक्ट। पूरी बैलेंस शीट तो है नहीं, ये केवल उसका एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड की जो बैलेंस शीट बनेगी उसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आप शो करोगे। उसके अंदर क्या शो करोगे? उसके अंदर शो करोगे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या शो करोगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप एक शो करोगे। अब सिक्योर्ड लोन दिखाना तो दिखा सकते हो, पर अगर ना भी दिखाओ तो सिंपल सिक्योर्ड लोन की जगह छोड़ दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप क्या दिखाओगे? सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा से जो लोन लिया है, तो आप लिखोगे बैंक लोन। बताओ जी, कितने का लोन लिया था आपने? आपने लोन लिया था 1,50,000 का, तो आप लिखोगे 1,50,000 रुपीज का आपने लोन लिया है। क्या सर इसके नीचे डिस्क्लोजर देना है? बिल्कुल, इसमें लिखोगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 1 लाख रुपीज वाले 9% डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। खत्म। ये तो बैंक लोन का डिस्क्लोजर हो गया। ठीक है सर, सेकंड, ये जो आपने एंट्री पास करी है डिवेंचर टू डिवेंचर डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर, इस एंट्री को यहां पर बैंक लोन के नीचे शो भी तो करना है। आप कैसे शो करोगे? ये है 9% डिवेंचर्स। सेकंड लाइन आइटम में लिखोगे 9% डिवेंचर्स। कितने के डिवेंचर्स हैं? 1 लाख के। अंदर वाले कॉलम में लिख देना, क्योंकि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट की टोटल में तो जाना ही नहीं है। और इसमें से लेस कर दोगे आप, माइनस कर दोगे आप डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख, और इसको लिख दोगे 0। और क्या सर इसके नीचे भी डिस्क्लोजर देना है? बिल्कुल, यही सेम डिस्क्लोजर यहां दे देना है। क्या लिखोगे? 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹1 लाख issued as a collateral security against बैंक लोन। बताओ, तो बैंक लोन में लिख दिया कि ये जो बैंक लोन है ये सिक्योर्ड है बाय डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, और डिवेंचर में लिख दिया कि ये जो डिवेंचर हैं ये इशू किए गए हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दैट बैंक लोन। तो ये बनती है आपकी सेकंड मेथड ऑफ इशू ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है यहां तक? तो मेरे हिसाब से अब आप बिल्कुल तैयार हो अपने एग्जाम के लिए, और ये चैप्टर भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है रिवाइज। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो, और मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, वन शॉट रिवीजन के अंदर। बाय।